नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में फिर से हम स्वागत करते हैं। रीट के विद्यार्थियों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अच्छे से मन लगा करके तैयारी करें, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो। आप यदि उनसे घबराते नहीं हैं और हिम्मत के साथ में यदि आप अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, निरंतर अनवरत रूपेण यदि आप लगे रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। कहते हैं कि जिंदगी में कितने भी लोग आगे निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से आप पीछे ही रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। अपनी जगह का लुत्फ उठाएं, आगे पीछे तो दुनिया चलती ही रहती है, आगे पीछे चलने का सिस्टम चलता ही रहेगा। इसलिए जहां भी हैं वहीं पर रह करके अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करना है। अभ्यास के साथ में अनुभव जितना ज़्यादा आपके पास होगा, सफलता नज़दीक उतनी ही होती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। रीट के समस्त विद्यार्थी, चाहे वो लेवल फर्स्ट और सेकंड कोई भी हो सकता है, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है वो आपकी 11वीं और 12वीं में जो पुस्तकें चलती हैं साइकोलॉजी की, उनसे यहाँ पर हमने कलेक्शन ये किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, हमारा अगला सवाल है आज का। पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले हमने आपसे एक ही बात कही थी कि भाई सवाल को अच्छे से समझना होता है। जब तक आप सवाल को नहीं समझोगे तब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए 31 नंबर का हमारा सवाल है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? प्रश्न बहुत ही एकदम सिंपल सा है। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यानी समाजीकरण क्या होता है आप जानते ही हैं। बालक जब पहली बार किसी भी व्यक्ति से मिलता है, प्रथम संपर्क उसका होता है, और वहां से ही उसका समाजीकरण या समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा माना जाता है मनोविज्ञान के अंदर। तो समाजीकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी है उसमें बताना है आपको, जैसे कि इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, परिवार, स्वास्थ्य क्लब। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी एजेंसी निष्क्रिय है। बताइए, अपना अपना आंसर ढूंढिए आप और लास्ट में आकलन करिए कि कितने आंसर आपके सही हो रहे थे और कितनी तैयारी आपकी और अच्छी होनी चाहिए, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितने % आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए अपना आंसर। चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बताइए, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। यानी कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी में मानी जाती है ये, क्योंकि इको क्लब है, परिवार और स्वास्थ्य क्लब जो होते हैं ये हमारी सक्रिय एजेंसी के रूप में इनको मानते हैं, और सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो हमारी निष्क्रिय एजेंसी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो अपने ऊर्जा बल को, उसके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को, उस ताकत को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति है। कोई उसको बाहर की ओर अभिव्यक्त कर रहा है किसी भी रूप में। आपके अंदर ऊर्जा है, उसको आप किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार से उसको आप बाहर अभिव्यक्त करते हैं, तो ये कैसा व्यक्तित्व कहलाएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व? बताइए, अपना अपना आंसर सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग सोचें और अपना आंसर बताएं, क्या होगा बताइए। चलिए बता देते हैं हम भी, अपना आंसर आपने सोच ही लिया होगा। चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कलात्मक व्यक्तित्व। ये आपका राइट आंसर होगा, कलात्मक व्यक्तित्व होगा। यानी जो व्यक्ति ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है या अभिव्यक्त करता है, तो ऐसा जो व्यक्तित्व होता है वो कलात्मक व्यक्तित्व कहलाता है। कलात्मक, क्योंकि अंदर ऊर्जा जो बल है हमारा वो छुप नहीं सकता है, वो रुक नहीं सकता है, उसको कहीं ना कहीं हम अभिव्यक्त करेंगे। तो जो अभिव्यक्त करते हैं वो कलात्मक व्यक्तित्व कहलाता है। कलात्मक अलग अलग क्षेत्रों में, कलात्मक कोई भी व्यक्तित्व हो सकता है, कलाएं अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती हैं, किसी भी रूप में हो सकती है, हमने आपसे पहले ही कह दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए सिंपल सा सवाल है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किसकी है ये? यानी संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है किसकी? ध्यान का विकास, शारीरिक विकास, या भाषा का विकास, या मानसिक विकास? बताइए
संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जाती है। किसके ज्ञान की? मानसिक विकास की। तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विकास, यानी मानसिक विकास की जो संवेदना है वो पहली सीढ़ी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? संवेदना। संवेदना आप जानते ही हैं, ठीक है, संवेदना क्या होती है। तो मानसिक विकास की पहली सीढ़ी संवेदना मानी जाती है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है, बहुत ही मोस्ट सवाल है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए बताइए, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या कौन सी होती है? ऑप्शन है शिक्षा, वजन बढ़ाने की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। बताओ क्या आंसर होगा? सोचिए अपना आंसर सभी। चलिए हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, आपने सोच लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स समायोजन, ये इसका राइट आंसर है। किशोर अवस्था की जो प्रमुख विशेषता होती है वो होती है समायोजन की समस्या के रूप में, ठीक है। यानी सबसे बड़ी समस्या है जो किशोर होते हैं, किशोर आप जानते ही हैं कौन से होते हैं किशोर। किशोर अवस्था के बालक समायोजन नहीं कर पाते हैं, हर जगह उनको प्रॉब्लम होती है, चाहे स्कूल की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, किसी भी समारोह की बात कर लो, समाज की बात कर लो, घर की बात कर लो, परिवार की बात कर लो, आस पड़ोस की बात कर लो, कहीं पर भी बात कर लो आप, वहां पर उसको समस्या होती है, समायोजन नहीं कर पाता है। चाहे वो वैचारिक समायोजन हो सकता है विचारों में समायोजन नहीं हो, ठीक है। ऐसे उसको सब जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप खुद से अपने आप से जान सकते हैं इस बात को। तो ये आपका राइट आंसर होगा समायोजन। अगला सवाल है आपका, पीएफ प्रश्नावली द्वारा बनाई गई, यानी पीएफ प्रश्नावली जो बनाई गई है, पीएफ प्रश्नावली आप जानते ही होंगे, ये व्यक्तित्व को जांच करने की एक प्रश्नावली बनाई गई है जिसमें 16 प्रकार की मतलब कुछ तत्व होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं, उनके आधार पर ये तैयार की जाती है। इसमें व्यक्तित्व का इसमें परख होती है, व्यक्तित्व की जानकारी इसमें देखी जाती है, या व्यक्तित्व को जांचा जाता है एक प्रकार से। तो ये किसने तैयार की है भाई? शेल्डन ने, कैटल ने, ऑलपोर्ट ने, क्रेशमर ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये भी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हाँ बिल्कुल, कैटल की पीएफ 16 जो प्रश्नावली है बहुत ही फेमस है कैटल की। तो यहां पर राइट आंसर होगा कैटल। क्या होगा? कैटल, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मान लो आप, ठीक है। तो इस सवाल को पहले समझते हैं। सवाल है आपका, लिखा हुआ है सिंपल सा ADHD है। ADHD क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझे कि भाई ADHD होता क्या है, ठीक। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जानते भी होंगे और किसी को हो सकता है पता नहीं हो, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर इसको वीडियो को सुन के अच्छे से समझ सकते हैं। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पर ए का मतलब अटेंशन से आपको लेना है, अटेंशन ATTENTION, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसको कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से इसमें ध्यान का अभाव होता है। मतलब इसमें बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है, इधर उधर भटकना या फिर अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र नहीं कर पाता है, वो विचलित सा रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, परेशान सा दिखाई देता है। कुछ भी काम करने के लिए कहते हैं तो कुछ अलग सोच रहा होता है और कुछ अलग ही करता रहता है। मतलब एक प्रकार से अवधान की समस्या रहती है, ध्यान की समस्या रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधान की विकृति मानी जाती है, यानी ध्यान की विकृति मानी जाती है एक प्रकार से। उसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें बच्चे के सामने समस्या आती है अवधान वाली, यानी ध्यान नहीं कर पाता है अपना। हमने कहा कि यहाँ ध्यान लगा के पढ़ो, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ध्यान उसका लगेगा ही नहीं, किसी भी काम को नहीं कर पाता है, इसलिए परेशान रहता है, दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसका स्वभाव अलग हो जाता है सबसे, ठीक है। ये ऐसी बहुत सारी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं साइकोलॉजी वाली, उन सारी समस्याओं को हम एक वीडियो में अलग से बता देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे, जो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है। एक बहुत ही फेमस पुस्तक है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, किसकी है बताइए। वाटसन, गिलफर्ड, मैकडूगल, ब्रूनर। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल भी आया हुआ है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है बताइए, फटाफट अपना आंसर सोच लीजिए। चलिए हम भी बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलफर्ड। गिलफर्ड की पुस्तक है जिसका नाम है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। गिलफर्ड, तो गिलफर्ड की पुस्तक का नाम है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा, ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं। अनुसंधान विधि जो हम प्रयोग में लेते हैं उसकी कौन सी सीमाएं हैं। यहाँ पर हमारा सवाल ये कह रहा है कि भाई अनुसंधान विधि जो है इसमें सीमाएं कौन कौन सी हैं। अब अनुसंधान की यहाँ पर मुख्य रूप से हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं और आपके टॉपिक में भी चलता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो यहाँ पर ऑप्शन में अधिक समय लगना, एक विद्यालय में साधनों की कमी, ए और बे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, चलो राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा से, यानी कि ए और बे दोनों ही सही हैं। यानी कि एक तो अधिक समय लगता है इसमें और एक विद्यालय में साधनों की कमी भी रहती है। क्योंकि ये क्रियात्मक अनुसंधान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका संबंध होता है विद्यालय की समस्याओं से संबंधित। विद्यालय में कक्षागत समस्याएं हो सकती हैं, अनुशासन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इससे संबंधित हो सकती हैं, कोई बच्चा कक्षा में लेट आ रहा है, बार बार मतलब समस्याएं उत्पन्न करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चा मतलब कोई अलग ही प्रकार की समस्याएं लेकर आता है डेली के डेली। इस प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं इसमें आ सकती हैं, उन पर हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान करने की एक प्रोसेस होती है, उसके कई सोपान होते हैं, वो हम डिटेल से बाद में हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई अधिक समय लगता है एक तो, और एक विद्यालय में साधनों की कमी भी रहती है, साधन भी नहीं होते इतने, इसलिए ये हमारी कुछ इसकी कमियां मानी जाती है एक प्रकार से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। जो हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो हम कोई काम करेंगे ही नहीं। बिना उद्देश्य के मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता, तो फिर हम क्यों करेंगे भाई। चलिए बताइए, नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर उपर्युक्त सभी। बताओ क्या सही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, ये हमारा सवाल है। तो आपको बताना है, अपना अपना आंसर सोच के रखें क्या इसका राइट आंसर होगा। सवाल बहुत ही अच्छा है, चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा से नंबर, यानी से वाला, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध विद्यालय की समस्याओं से होता है। उसमें चाहे कक्षागत हो, चाहे अनुशासन से संबंधित हो, बच्चों से हो, टीचर से संबंधित कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है विद्यालय से जुड़ी हुई, उन सभी कार्य प्रणाली में सुधार लाने का काम करते हैं इसके द्वारा हम। तो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखो फैक्ट वाला सवाल है एकदम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है भाई, संविधान के अंदर आपने संविधान पढ़ा होगा, टॉपिक आपका संविधान में चलता है। तो भारत के संविधान में आपको ये बताना है कि किस अनुच्छेद के अंदर शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। बताइए, एकदम सिंपल सा सवाल है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 के बताइए। तो राइट आंसर होगा ये वाला, बिल्कुल अनुच्छेद 21 के अंदर शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, यानी शिक्षा का अधिकार हमारा यहाँ पर शामिल किया गया है। कहाँ पर किया गया भाई, अनुच्छेद 21 के में शामिल हुआ है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल समझते हैं। सारे ही सवाल बहुत ही सिलेक्टेड सवाल हैं और अच्छे सवाल हैं, इसलिए एक बार सुने जरूर आप, चाहे खाना बनाते हुए सुन लें, घूमते हुए सुन लें, कोई भी, जब भी आपका समय लगता है कि भाई ये समय हमारा काम नहीं आएगा तो उस समय सुन लें। सुनने से आपका क्या है, सुनने से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी कहती है कि आप सुनने से ज़्यादा याद कर सकते हो। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा ये 41, किस अनुच्छेद के, देखिए सवाल है, किस अनुच्छेद के
अंतर्गत 86वां संविधान 2002 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं मौलिक अधिकार है? ये हमारा सवाल है। यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत 86वां संविधान 2002 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं मौलिक अधिकार है? ये कहाँ पर है भाई? किस जगह है? 21 में या 18 में दिया हुआ है या 21A में या 22 में? किस जगह पर है? किस अनुच्छेद के अंदर ही समायोजित किया गया है या किस अनुच्छेद के अंदर ये दिया गया है? बताइए। एकदम फैक्ट है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है ज़्यादा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला से, यानी 21A के अंदर ये दिया गया है। कहाँ पर? 21A के अंदर। ठीक है, चलो अगला सवाल। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं? बिल्कुल सब जानते हैं। आजकल आपको पता होगा कि भाई जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उन स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। चाहे हालांकि उन प्राइवेट स्कूल वालों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनका पैसा मिलता है, लेकिन आपको बताना यह है कि कितने % सीट रिजर्व रहती हैं, आरक्षित रहती हैं? 40%, 25%, 45%, 30%? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, 25% सीट। 25% सीट आरक्षित होती हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलो अगला सवाल। शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? ये बताना है कि शिक्षा को, जो हमारा शिक्षा विषय है, उसको संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? ये हमारा सवाल है। ठीक, चलो बताओ। 1952, 1992, 1976, 1986? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? फटाफट बताइए, अपना अपना आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1976। 1976 में समवर्ती सूची में डाला शिक्षा शब्द को। ठीक है, शिक्षा को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ से देखते हैं अगला सवाल, ये वाला। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? फैक्चुअल वाला सवाल है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1998 में, 1997, 1980 और 1956? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? चलो बिल्कुल सही है भाई, आपका आंसर एकदम करेक्ट बताया है आपने। आपका आंसर हो जाएगा 1998। यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना 1998 में की गई। कब की गई? 1998, यानी 1998 में। बिल्कुल सही है। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका आया हुआ सवाल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी एक शिक्षक के लिए कितने न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह में फिक्स किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं? ये हमारा प्रश्न है। 50 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे या 55 घंटे? बताओ क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। यानी कि एक शिक्षक को 45 घंटे फिक्स किए गए हैं प्रति सप्ताह में। अब टाइम टेबल इसी हिसाब से फिक्स करें कि उस टीचर के 45 घंटे हो जाएं एक सप्ताह के अंदर। ये आरटी जो एक्ट हमारा, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अंदर ये बताया गया है एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। ये जो अधिनियम है 2009 वाला हमारा, ये किन बच्चों के लिए लागू है भाई? कौन से बच्चों के लिए लागू किया गया? ये 5 से 11 वर्ष वालों के लिए, 7 से 13 वर्ष वालों के लिए, या 6 से 12 वर्ष वालों के लिए, या 6 से 14 वर्ष वालों के लिए? बताओ कौन से बच्चों के लिए है? ये सवाल देखने में सरल लग रहा है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के उत्तर देना है। ये है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये इनके लिए लागू हुआ है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है और सरल सवाल है। ये देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया, यानी कि कब लागू हो गया भाई, ये बताना है आपको।
1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2008। बताइए अपना आंसर, बताइए, स्वयं सोच के रखें। बिल्कुल सही है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को आपका जो 2009 अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये लागू हो गया था। कब? 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था ये। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किस घटक पर बल देता है, किस तत्व पर या फैक्टर पर बल देता है? प्रकृति पर, पाठ संशोधन पर, पोषण पर या अनुकूलन पर? बताइए किस पर बल देता है, बताओ। हाँ, करेक्ट आंसर है इसका भाई पोषण, यानी कि ये पोषण पर बल देता है। पोषण, पोषण होना चाहिए, पृष्ठ पोषण, इस पर ये बल देता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, उसको जिसको जो समाज के अंदर जो अधिगम होता है, सामाजिक अधिगम, उसमें पोषण पर ज्यादा बल देता है, पोषण, पृष्ठ पोषण। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, मूल्यांकन से अभिप्राय है, यानी मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? बताइए। ऑप्शन है आपका छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, या छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या फिर स्वास्थ्य परीक्षण करना। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही है भाई। तो आपका राइट आंसर होगा ये, यानी कि C नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये वाला। क्या? छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, ये आंसर सही है। क्या? मूल्यांकन से अभिप्राय पूछा था हमने कहा कि भाई मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की सफलता असफलता का अध्ययन करना, या स्वास्थ्य का परीक्षण करना। मूल्यांकन हम क्यों करते हैं बच्चों का? हम बच्चों का मूल्यांकन इसलिए करते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि बच्चे कितने सीख रहे हैं और किस चीज को नहीं सीख पा रहे हैं, किस टॉपिक को कितना समझ पा रहे हैं, किस विषय में उनकी प्रॉब्लम आ रही है। सफलता और असफलता का पता लगा लेते हैं उससे हम। मूल्यांकन नहीं करोगे तो कैसा पता लगेगा भाई? आपने कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, अब बच्चों को आप बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि भाई बच्चों की समझ में आया कि नहीं आया, कितना समझ में आया, किसकी समझ में नहीं आया, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, तो मूल्यांकन करना पड़ेगा उनका। अब मूल्यांकन करने के कई तरीका होते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब अगला सवाल है आपका मूल्यांकन से संबंधित। मूल्यांकन का अर्थ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? परीक्षा करना, निर्णय करना, जांचना या परखना? बताओ क्या उत्तर होगा। छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही मोस्ट सवाल है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्णय करना। इसका उत्तर हो जाएगा निर्णय करना, यानी मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय करना। यानी आप बच्चों को ये जांच करके ये निर्णय करते हैं कि ये बच्चा इस स्थिति में है, ये इस स्तर पर है, अभी ये निर्णय हम करते हैं, डिसीजन लेते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो यही तो अर्थ हुआ निर्णय करना। ठीक है, चलो अगला सवाल। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अभिप्रेरणा का जो मांग का सिद्धांत है भाई वो किसने दिया? ये तो सब जानते ही होंगे। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसका है? बताओ, सिंपल सी बात है, ये है हमारा, बताओ, टिचनर का, एडलर का, मास्लो का या वाटसन का? बताओ किसका है? ये तो बहुत ही सरल है, सबको पता होगा। हाँ, करेक्ट आंसर है मास्लो। ये हमारा अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत मास्लो का है। ठीक है, इसको हम मानवतावादी अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर आवश्यकता अनुक्रम अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंदर बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके अंदर 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई जाती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें आवश्यकताएं कितने प्रकार की बताई गई हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, समाज संबंधी आवश्यकताएं, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं और आत्म अभिव्यक्ति संबंधी आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं इसमें हैं 5 प्रकार की। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मास्लो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, इसमें देखिए ये वाला,
निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है। यानी इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। यानी कुछ जन्मजात होती हैं या फिर कुछ अर्जित होती हैं। तो यहाँ पर हमसे जन्मजात पूछ रहे हैं या फिर उनको हम आंतरिक भी कह सकते हैं। भूख, उपलब्धि की आवश्यकता, प्यास, यौन या काम। यौन का मतलब यहाँ पर क्या है? सेक्स। ठीक है, यौन या काम, तो यौन का मतलब होता है सेक्स। अब आपको ये बताना है कि जन्मजात कौन सी है इनमें। तो जन्मजात पहचान लो आप, बची जो भी बच जाएगी वो आपकी जन्मजात नहीं है। ठीक है, तो भूख जन्मजात है, बिल्कुल है भाई, जन्म से ही मिलती है ये तो। अरे ये तो जन्मजात है, भूख तो बिल्कुल है। प्यास ये भी जन्मजात है। यौन सेक्स ये भी जन्मजात है। तो जन्मजात कौन सी नहीं है फिर? तो यही आंसर होगा आपका, ये वाली नहीं है। उपलब्धि की आवश्यकता जन्मजात नहीं है, ये तो बाद में अर्जित है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा, उपलब्धि की आवश्यकता जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो क्या है? ये तो अर्जित है। भूख, प्यास, यौन ये आंतरिक हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा जो है इस पर किस फैक्टर का या किस तत्व या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? भौतिक संरचना का, आवश्यकता का, वातावरण का या जन्मजात? क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, यानी कि भौतिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी भौतिक संरचना कैसी है, कैसा आपका बना हुआ मकान है, भवन कैसा है, या जिस स्थान पर आप हैं वो किस प्रकार का बना हुआ है, उसकी भौतिक संरचना किस प्रकार की है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, अभिप्रेरणा पर। हाँ, आवश्यकता का फर्क पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, जन्मजात का भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा भौतिक संरचना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, यहां देखें ये वाला। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जो मूल प्रवृत्ति होती हैं वो कैसी होती है बताइए? अर्जित, जन्मजात, या जन्मजात व अर्जित, या ये सभी? बताओ क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा जन्मजात। यानी कि जो मूल प्रवृत्ति होती है हमारी ये जन्मजात होती हैं। क्या होती हैं? जन्मजात। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं भैया। चाहे बच्चों के अंदर आप देख लो, कोई भी मूल प्रवृत्ति होगी जन्मजात होगी। अगला सवाल, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? ये हमारा प्रश्न है, बहुत सुंदर सवाल है। अभिप्रेरणा के संबंध में भूख है। अभिप्रेरणा के संबंध में भूख है, बताइए अपना अपना आंसर फटाफट बता दीजिए, क्या आंसर होगा? सबने सोच लिया होगा क्या आंसर है भाई? हाँ, आवश्यकता, प्रेरणा, अंतर्नोद या मूल प्रवृत्ति? बताओ क्या आंसर होगा? बताइए। तो राइट आंसर होगा अंतर्नोद। क्या होगा? अंतर्नोद। अंतर्नोद का मतलब होता है ड्राइवर। ठीक है, तो यहां पर अंतर्नोद होगा राइट आंसर। क्या होगा? अंतर्नोद। यही आपका सही सवाल का उत्तर है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्नोद है भूख। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा? बहुत ही सुंदर सवाल है ये। सोरेनसन ने, वाटसन ने, एडलर ने, स्किनर ने। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा? अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने। किसने कहा? सोरेनसन ने कहा कि भाई अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का आधार है। यदि बच्चे में अभिप्रेरणा क्रिएट नहीं होगी तो अधिगम नहीं हो सकता। अब अभिप्रेरणा चाहे बाहर से क्रिएट हो चाहे वो अंदर से हो, यानी कि अभिप्रेरणा हमारे अंदर से भी क्रिएट हो सकती है, स्वयं से, और किसी के द्वारा समझाने पर भी अभिप्रेरणा मिल सकती है। तो दोनों ही प्रकार से अभिप्रेरणा मिल सकती है, आउटसाइड एंड इनसाइड। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। यदि कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है स्वयं से, यदि आपने स्वयं ने ठान लिया कि मुझे तैयारी करनी है, नौकरी लगनी है, चाहे कुछ भी हो, ये आपने स्वयं ने ठाना, अपने आप आपके दिमाग में आया, यानी कि आप अंदर से खुद ही अभिप्रेरित हुए, आपको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, आप सेल्फ मोटिवेट हुए,
तो आप निश्चित रूप से सीख जाओगे, समझ जाओगे और सफल हो जाओगे, नौकरी लग जाओगी। यही तो इन्होंने सोरेनसन जी ने कहा है। ठीक है, ये सॉरी बात कही उन्होंने। अगला सवाल, पलायन मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है। पलायन मूल प्रवृत्ति है हमारी, तो इससे संबंधित जुड़ा हुआ संवेग कौन सा है ये बताना है। भय, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, बताओ कौन सा होगा इनमें से। एकदम सही है भाई, सीधा सा भय होगा। क्या होगा? भय। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा भय, यानी पलायन मूल प्रवृत्ति संबंधित संवेग होगा भय। अब भय है, मान लो किसी को, तो क्या करेगा? पलायन करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे। एक सवाल है, समायोजन होता है स्थायी, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील या निश्चित? कैसा होता है समायोजन? तो सिंपल सा है, परिवर्तनशील होता है। समायोजन परिवर्तनशील होता है, अलग अलग स्थान पर हमें परिवर्तन करना पड़ता है समायोजन करने के लिए। तो परिवर्तन हमें उसमें करना ही होगा। जैसे आप किसी बस में जा रहे हैं तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का आपको समायोजन करना होता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ अलग प्रकार का मिलेगा। आप मान लो कि कोई सभा में है, वहाँ अलग प्रकार का होगा। किसी परिवार में है, रिश्तेदारी में है, कहीं पर आप जा रहे हैं, तो अलग अलग स्थान पर समायोजन का स्वरूप बदल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप घर पर किस प्रकार से समायोजन करते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी जगह मिले आपको, संभव नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो समायोजन परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है भाई? समायोजन परिवर्तनशील होता है। ठीक है, अब चलो अगला सवाल और देखते हैं। इसमें 2 सवाल और हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट सवाल हैं। उसके बाद में हमारी आज की ये सीरीज है ये पूरी हो जाएगी। एकदम सिंपल सा सवाल हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल है, कुंठा उत्पन्न होने का कारण है। कुंठा उत्पन्न होने का कारण है। ऑप्शन 1 है भौतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, और लास्ट ऑप्शन है सभी। बताइए, अपना अपना आंसर सोचें। सभी क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है भाई। तो इसका आंसर होगा सभी, यानी कि कुंठा उत्पन्न होने का कारण हमारा भौतिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, मतलब ये सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा। तो ये हमारा सवाल हो गया सेकंड लास्ट। एक लास्ट सवाल और हम बात करते हैं आपसे, उसके बाद में हमारा आज का ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। चलो अगला सवाल, हमारा लास्ट सवाल है, किस अवस्था में संवेगात्मकता में सामाजिक भाव आ जाता है? सवाल बहुत अच्छा है। किस अवस्था में संवेगात्मकता में सामाजिक भाव आ जाता है? ऑप्शन, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, इनमें से कोई नहीं। बताओ अपना अपना आंसर। करेक्ट आंसर है बाल्यावस्था, यानी कि संवेगों में सामाजिकता का भाव क्रिएट होने लगता है बाल्यावस्था में। बालक के अंदर जो संवेग हैं, अनेक प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं बच्चे के अंदर। आपने देखा बच्चा चिल्लाता है, रोता है, चीखता है, कोई उससे सामान छीनता है तो वो उससे लड़ता है, दांतों से काट देता है, पत्थर उठा के मार सकता है। ठीक है, ये उसमें होती है सब चीज़ें। तो ये संवेगों में सामाजिकता का भाव आने लग जाता है जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में जाता है। फिर वो इसमें जितनी भी अभी हरकतें कर रहा था उनमें कमी आ जाती है। यही तो सामाजिकता का भाव है। तो ऐसे करके आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। 30 प्रश्नों की ये एक सीरीज है जो हम आपको लगातार चला रहे हैं यहाँ पर। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देंगे। सब्जेक्ट आपके लगभग पूरे कवर हो जाएंगे। इसमें संस्कृत चली रही है, आपकी साइकोलॉजी है, इसके साथ में हिंदी चलेगी और सामाजिक अध्ययन है और पर्यावरण अध्ययन। आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सवाल रहेंगे सारा कुछ आपको मेट्रो उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात या एक निवेदन आपसे हम कहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों से कहें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। एक बहुत बड़ा परिवार, हम मिलकर के सब तैयारी करेंगे और आपका जो शिक्षक बनने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। उसके लिए हम भी बहुत मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करें। आप और हम मिलकर के तैयारी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से सफलता निश्चित करते हैं। चलिए मिलेंगे पुनः एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।